हेलो बच्चों, ये हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट पादपों में जनन का दूसरा भाग है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कायिक प्रवर्धन के बारे में। आज हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन के और कौन कौन से प्रकार हैं। कायिक जनन का अगला प्रकार है हमारा मुकुलन, या इंग्लिश में हम कहेंगे बडिंग। ईस्ट, आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना होगा। आप जितनी भी ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, इन सब में आटे को फुलाने के लिए हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तेज़ी से ये वृद्धि करती हैं। इसे हम सिर्फ सूक्ष्म जीव है, इसलिए हम इसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कुछ ही घंटों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और मल्टीप्लाई करती हैं, गुणन करती हैं। ये एक कोशिक जीव है जो सिर्फ एक ही कोशिका से बनती है। अगर इन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले तो ये बहुत तेज़ी से गुणन करती हैं। अगर इनको सही मात्रा में भोजन, सही तापमान मिले तो इनमें गुणन के लिए एक छोटा सा मुकुल विकसित होता है, जिसे इंग्लिश में हम बड बोलते हैं। और ये मुकुल धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुकुल डेवलप होने के बाद ईस्ट का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और कुछ भाग नए विकसित होने वाले मुकुल में चला जाता है और वो फिर नया मुकुल बन जाता है। कभी कभी जब ये नवीन मुकुल की एक श्रृंखला बन जाती है, एक मुकुल बना, उसके साथ में दूसरा बन गया, दूसरे से तीसरा मुकुल बन गया, तो एक श्रृंखला जैसी बन जाती है और बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट के अंदर गुणन होता है। ये सारे मुकुल जब विभाजित होंगे, जनक कोशिका से अलग होंगे, तो वो एक नई ईस्ट कोशिका को जन्म देंगे। नया मुकुल पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद, परिपक्व होने के बाद अलग हो जाता है। इस तरह से हमारा ईस्ट में गुणन होता है। फिर से समझिए, ये हमारी ईस्ट की कोशिका है। इसमें पर्याप्त मात्रा में भोजन और सही तापमान मिलने के कारण, पोषण मिलने के कारण इसमें मुकुल विकसित हुआ, बड डेवलप हुई। उसके बाद ईस्ट कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ और नया मुकुल ईस्ट कोशिका में विकसित हो गया। ये मुकुल जब भी परिपक्व होगा और कोशिका से अलग होगा तो नई ईस्ट की कोशिका बना देगा। कभी कभी मुकुल कोशिका से अलग नहीं हो पाता और उसके साथ में ही दूसरा मुकुल भी डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है और बहुत सारे मुकुल की एक श्रृंखला बन जाती है। लेकिन जब भी ये अलग होंगे तो एक नई ईस्ट कोशिका को जन्म देंगे। फ्रेगमेंटेशन या खंडन ये होता है शैवाल में। शैवाल, आपने कभी तालाबों के किनारे गए हों तो इस तरह से हरा हरा सा तालाब के ऊपर चिकना रेशम जैसा पदार्थ जमा होता है, वो हमारी है फिसलनदार गुच्छे जो हैं, ये हमारी शैवाल है। वैसे तो शैवाल हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
समुद्र में बहुत पाई जाती है और ये समुद्र में 90% प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब अधिक पानी, स्वच्छ पानी होता है और पोषण अवेलेबल होता है तो ये एल्गी, ये शैवाल बढ़ती हैं और तेज़ी से गुणन करती हैं खंडन के द्वारा। स्पायरोगायरा नाम की एक एल्गी है, वो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और टूटने के बाद हर खंड एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और लगातार चलने के कारण एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। लेकिन ये बात है कि ये ठहरे हुए पानी में ही होती हैं। पानी अगर बहता हुआ होगा तो उसमें नहीं होगा, तालाब में या ठहरे हुए पानी में। ये जो शैवाल है ये खंडन द्वारा गुणन करते हुए पूरे तालाब को कवर कर लेती है और क्योंकि हरा रंग है तो जाहिर है ये प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे। ये है इसका डिवीज़न, गुणन का तरीका। ये पूरी एक शैवाल का है, उसके हम 3 टुकड़ों में अगर वो कट गई तो तीनों टुकड़े बढ़कर नए शैवाल का रूप ले लेंगे और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और पूरे क्षेत्र को ये कवर कर लेंगे। चौथा तरीका हमारा है बीजाणु निर्माण। शायद आपने डबल रोटी के ऊपर काले काले धब्बे, नीले धब्बे देखे होंगे। ये वास्तव में फंजाई, कवक के द्वारा होते हैं। हर समय वायुमंडल में ये मौजूद होते हैं। अगर आपने आचार में भी आपके देखा होगा कि नीली, सफ़ेद, हरी कवक जम जाती है और हम अपना आचार फेंक देते हैं। स्पोर्स, हिंदी में हम इन्हें बोलेंगे बीजाणु। अलैंगिक जनन द्वारा ही करते हैं। जब इन्हें उच्च ताप मिलता है और आर्द्रता मिलती है, ये ताप सही होता है, आर्द्रता होती है, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, तापमान भी खूब है और वायुमंडल में नमी भी खूब है, आर्द्रता भी खूब है, तो हमारी कवक बहुत तेज़ी से फैलती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वायुमंडल में हमेशा मौजूद रहती है। विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु के ऊपर एक, ये जो बीजाणु है इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवर मौजूद, ये बीजाणुधानी है जिसके अंदर बीजाणु मौजूद हैं। ये बीजाणु है, ये जब बीजाणुधानी मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी तो ये फट जाएगी और इसके अंदर से बीजाणु निकलकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कवक तो खुद, हमें बहुत सारी कवक हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है और इसका जो बीजाणुधानी है वो भी हमें नंगी आँख से नहीं। तो बीजाणु हमारे वायुमंडल में हर समय मौजूद होते हैं। अब बरसात के मौसम में आपके अचार में, आपकी रोटी में, आपके कपड़ों में, चमड़े के जूतों पर बहुत तेज़ी से फफूंदी लग जाती है, क्योंकि वहाँ उन्हें भोजन मिल गया, वहाँ उन्हें सही मात्रा में तापमान मिल गया और वहाँ उन्हें सही मात्रा में नमी भी मिल गई। और ये जैसे ही अभी मौसम जैसा चल रहा है उसमें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी तो इनके बीजाणु में से नया जीव विकसित होगा और ये गुणन करने लगेंगे, नए पादप विकसित हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये कवक हमारे पादपों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
इससे पहले हम ईस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सैप्रोफिटिक पोषण में, मृत जीवी पोषण में हम इसके बारे में, क्योंकि ये मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। तो बीजाणुओं के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होने के कारण लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। सर्दियों में कम हो जाता है जीवाणुओं का कवक का प्रकोप, क्योंकि उस समय तापमान बहुत कम होता है। ये बीजाणु बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, और जैसे ही उन्हें सही तापमान मिलेगा, नमी मिलेगी, पोषण मिलेगा, ये विकसित हो जाते हैं नए जीव। ये तो हमारी कवक थी। कुछ एक ये पौधा आप लोगों ने देखा होगा, पत्तियों में छोटे छोटे से आपको ये उभार नज़र आ रहे हैं। ये वास्तव में इन फर्न है हमारा, और इस फर्न के अंदर भी जो जनन होता है वो बीजाणु निर्माण द्वारा ही होता है। यहाँ भी बीजाणु जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो पत्ती सूख जाएगी, और सूखने के बाद इसमें से बीजाणु निकल के वायु के साथ चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ये हमारे 4 प्रकार के अलैंगिक जनन थे। पहला कायिक प्रवर्धन, दूसरा हमारा था मुकुलन जो ईस्ट में हो रहा था, तीसरा हमारा था खंडन जो शैवाल में हो रहा था, और चौथा हमारा था बीजाणु निर्माण जो फर्न में हो रहा था। ये हमारे कोर्स की 4 प्रकार के अलैंगिक जनन हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।